आज की क्लास में हम एंथनी गिडेंस को देखेंगे। एंथनी गिडेंस ये ब्रिटिश सोशोलॉजिस्ट हैं, ब्रिटेन के, ये हमारे समाजशास्त्री हैं। इन्होंने समाज के बारे में क्या सोचा और उसको ऑब्जर्व करने के बाद इन्होंने सोशोलॉजिकल जो थॉट दिए हैं, जो विचारधारा इन्होंने दिया है, उस कंसेप्ट को एक एक समझेंगे। उन कंसेप्टों में हम सबसे पहले देखेंगे स्ट्रक्चरेशन थियरी, यानी कि संरचनात्मक सिद्धांत क्या है। जो हमारा स्ट्रक्चरेशन थियरी है, इसमें हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर और एजेंसी को इन्होंने कहा कि स्ट्रक्चर एंड एजेंसी ये कोई अलग अलग नहीं है, ये सेपरेट नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक साथ कनेक्टेड है और एक साथ ही इनका एग्जिस्टेंस है। ठीक है, एजेंसी एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, एजेंसी एंड स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चरेशन थ्योरी में इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। मॉडर्निटी एंड रिफ्लेक्सिविटी क्या है, आधुनिकता और आत्म चिंतनशीलता क्या है। इनका जो मेन फोकस था, ये मॉडर्निटी पे इन्होंने मेन फोकस किया और इन्होंने देखा कि ये जो हमारी मॉडर्निटी है, ये कैसे हमारा मॉडर्निटी आधुनिकता कैसे बनी, ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा, और जब हमारे मॉडर्निटी आई तो मॉडर्निटी में हमारी रिफ्लेक्सिविटी क्या होती है। ठीक है, डिसएम्बेडेड जो हमारे मैकेनिज्म है, डिसएम्बेंडिंग मैकेनिज्म, वो क्या है ना। फिर हमारा प्लास्टिक सेक्सुअलिटी क्या है, उसके बारे में देखेंगे। रनवे वर्ल्ड इन्होंने दिया है मॉडर्निटी कंसेप्ट में, उसको भी हम समझेंगे। टाइम स्पेस डिस्टेंशिएशन, यानी कि समय और दूरी। ठीक है, समय स्थान दूरीकरण के बारे में इन्होंने क्या कंसेप्ट दिया है कि क्या है कि जैसे हमारे ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, मॉडर्निटी आ रही है, तो हमारे आधुनिक समाज में जो हमारे सामाजिक संबंध हैं, है ना, समय और स्थान की सीमाओं से बाहर फैल गए हैं, है ना। तो ये कहते हैं कि टाइम और स्पेस डिस्टेंशिएशन में इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है। अगेन देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण है क्या। गिडेन ने ग्लोबलाइजेशन को इंटेंसिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड सोशल रिलेशंस को डिफाइन किया है, और इन्होंने कहा है कि जो वैश्विक विश्व स्तरीय सामाजिक संबंधों का गहन होना है, जहां दूरस्थ घटनाएं स्थानीय जीवन को प्रभावित करती है। इसको देखेंगे। ये जो मेरे क्लास ऑनलाइन क्लास है, इसमें क्या है कि इनको कंसेप्ट मैंने समझाऊंगा, एज वेल एज क्या रहेगा कि वन लाइन एग्जाम नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा मैं, जो रिवीजन में आपको हेल्पफुल करेगा। फिर 2014 से 2025 तक यूजीसी नेट द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उसको भी कराऊंगा, है ना। और उसको आप इन कंसेप्ट जो पढ़ाया हूँ उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू सॉल्व इट। ठीक है, ये जो मेरी क्लास होगी हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज में होगी। ठीक है, टेक्स्ट हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे, ज़्यादातर हमारे इंग्लिश में टेक्स्ट रहेंगे। मेरा मेन मोटो है कि इनके जो जो भी थिंकर्स को मैं पढ़ाऊँ, सोशोलॉजिस्ट को पढ़ाऊँ, उनका जो कंसेप्ट है वो दोनों मीडियम के स्टूडेंटों को अच्छे से समझ में आ सके। मेरा मेन ये मोटो है। नोट्स बनाने के लिए, हाँ, ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है कि जस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी कर लेंगे और उनका नोट्स बन जाएगा। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ओके, नमस्कार, मैं इंजीनियर अजीत, क्वालिफाइड असिस्टेंट प्रोफेसर इन सोशियोलॉजी। मैं आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, एलटी ग्रेड, नेट एग्जाम और वेरियस स्टेट के जो असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब होते हैं, उसमें जो एग्जाम होते हैं, उन सभी के लिए ये मेरी क्लास यूजफुल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये एंथनी गिडेंस है ना। एंथनी गिडेंस क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये हमारे ब्रिटिश सोशोलॉजिस्ट हैं, ब्रिटेन के सोशोलॉजिस्ट हैं, आर नोन फॉर हिज अटेम्प्ट टू ब्रिज क्लासिकल सोशोलॉजी एंड मॉडर्न सोशल थ्योरी, यानी कि जो परंपरागत समाजशास्त्र है उसको और जो आधुनिक समाज सामाजिक अवधारणा है उनमें, इन दोनों का जो गैप था, इन दोनों का जो गैप है, इसको इन्होंने खत्म करने का कोशिश किया। यानी कि जो क्लासिकल सोशोलॉजी यानी परंपरागत समाजशास्त्र और मॉडर्न मॉडर्न सोशल थियरी यानी कि आधुनिक सामाजिक जो अवधारणा है, उनके बीच में जो दूरी रही होगी, उन दूरी को इन्होंने खत्म किया। ठीक है, ही इज बेस्ट नोन फॉर, किसके लिए जाने जाते हैं, ये जाने जाते हैं स्ट्रक्चरेशन थ्योरी, यानी कि संरचनात्मक सिद्धांत क्या है उसके लिए जाने जाते हैं। मॉडर्निटी, आधुनिकता क्या है उसके लिए जाने जाते हैं। रिफ्लेक्सिविटी, यानी कि आत्मचिंतनशीलता क्या है उसके बारे में जाने जाते हैं। और इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक या कंसेप्ट था ग्लोबलाइजेशन के लिए, यानी कि वैश्वीकरण के लिए जाने जाते हैं। ओके, ही डिफाइंड सोशोलॉजी, इन्होंने सोशोलॉजी को डिफाइन किया। जैसे थिंकर्स अपने अपने तरीके से सोशोलॉजी को डिफाइन करते हैं, उसी प्रकार एंथनी गिडेंस ने भी सोशोलॉजी को डिफाइन किया। और वो कहते हैं कि सोशोलॉजी क्या है, ये हमारा साइंटिफिक स्टडी ऑफ किसका, ह्यूमन लाइफ। ठीक है, यानी कि जो ह्यूमन लाइफ है उसका ये साइंटिफिक स्टडी है।
जो ग्रुप्स बन जाते हैं, समूह बन जाते हैं, उसका भी साइंटिफिक स्टडी है, और जो हमारे सोसाइटीज़ है, जो हमारे समाज हैं, उसका भी साइंटिफिक स्टडी है। यानी कि वैज्ञानिक स्तर से जो अध्ययन इन्होंने किया मनुष्य के लाइफ का, मनुष्य के जीवन का, समूह का और सोसाइटीज़ का, ठीक है? तो इन्होंने कहा कि इन सबों का, ह्यूमन लाइफ, ग्रुप, सोसाइटी का जो साइंटिफिक स्टडी करता है, वो हमारा सोशियोलॉजी है ना? यानी कि साइंटिफिक स्टडी के रूप में इन्होंने सोशियोलॉजी को इन्होंने माना। अब क्या है कि ये जो साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड ग्रुप सोसाइटीज़ है, ये क्या करता है कि एम्फेसिस करता है ना? यहाँ से बनाया है मैं ये एम्फेसिस करता है, फोकस करता है, किस पे फोकस करता है? ऑन अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए। यानी कि जब ह्यूमन लाइफ, ग्रुप और सोसाइटी का आप वैज्ञानिक स्तर पे अध्ययन करेंगे, ठीक है? तो वो क्या समझेगा? वो समझाने की ये कोशिश करेगा कि कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ द सोशल रिलेशन, यानी कि जो हमारे सोशल सोशल रिलेशन है, यानी कि सामाजिक जो संबंध है ना? उसमें कितनी कॉम्प्लेक्स नेचर है, मतलब कितनी डाइवर्सिटी है, कितनी विडंबना उसमें है, बहुत आसान नहीं है, कितना रिजिड है ना? तो उसको समझाने का हम ये सोशल सामाजिक रिश्ते में समझने की कोशिश करेंगे, किसके थ्रू? साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ग्रुप, सोसाइटीज़। उसके बाद इंस्टीट्यूशंस, जो भी हमारी संस्थाएँ हैं, उनका क्या रोल है, किस तरीके से वो काम करती हैं, है ना? उन सबों को ये समझने का काम करता है। उसके बाद इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, जो सोशोलॉजी है वो क्या करता है कि सोसाइटी, समाज और इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति, समाज और व्यक्ति के बीच में किस तरीके से अंतर क्रिया होती हैं, उसको समझाने के लिए हम सोशोलॉजी, साइंटिफिक स्टडी का यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो यानी कि सोशोलॉजी क्या है? वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ग्रुप एंड सोसाइटीज, और वो किस पे फोकस करेगा? वो हमारा सोशल रिलेशन कितना कॉम्प्लेक्स है, इंस्टीट्यूशन क्या है, और इंटरेक्शन, अंतर क्रिया इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में क्या है, उसको हम देखें। ओके, ठीक है। अब एक-एक करके इनका कांसेप्ट को हम समझेंगे। थियरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन, यानी कि संरचनात्मक सिद्धांत है क्या? है ना? ही आर्ग्यूज दैट स्ट्रक्चर एंड एजेंसी आर नॉट सेपरेट बट एग्जिस्ट इन ड्युअलिटी। ये कह रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मतलब आपका देखेंगे कि जो नॉर्म्स हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए, रूल्स हो गए, रेगुलेशन हो गए हैं, है ना? नॉर्म्स, ठीक है? जैसे देखेंगे कि आप स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर है क्या? स्ट्रक्चर क्या है कि जो रूल हो गए, रेगुलेशन रेगुलेशन हो गए, ठीक है? इंस्टीट्यूशंस इंस्टीट्यूशंस हो गए। ये जो हैं, ये सब जो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। किसको? सोसाइटी को, है ना? तो जो सोसाइटी को कंट्रोल करता है, कंट्रोल सोसाइटी, ठीक है? तो वो हमारा स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है? ओके। इसके बाद फिर हमारा है एजेंसी। क्या है? एजेंसी क्या होता है? एजेंसी क्या होता है? रिफर टू द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू एक्ट इंडिपेंडेंटली एंड मेक देयर ओन चॉइसेस। यानी कि ये है किसका? एबिलिटी किसका? ऑफ इंडिविजुअल्स। कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति की क्या क्षमता है ना? क्या करने के लिए? एक्ट करने के लिए, टू एक्ट इंडिपेंडेंटली, यानी कि स्वतंत्र रूप से अपने आप जो काम करने की क्षमता एक आदमी के पास होती है, व्यक्ति के पास होती है, वही हमारी क्या कहलाती है? एजेंसी कहलाती है, ठीक है? तो ये कहते हैं कि ये जो एजेंसी एजेंसी और स्ट्रक्चर जो है, ये क्या है? एक साथ है, एक दूसरे के पूरक है ना? ये हमारे ड्युअलिटी में है, यानी कि इंटरकनेक्टेड है, ये इंटरकनेक्टेड है, ये एक दूसरे से जुड़े हैं, है ना? ये कहते हैं। यानी कि जो स्ट्रक्चर और एजेंसी है, नॉट सेपरेट, ये अलग नहीं है, बट एग्जिस्ट इन ड्युअलिटी, ठीक है? ओके। स्ट्रक्चर आर, फिर कहते हैं कि जो स्ट्रक्चर आर बोथ, क्या है दोनों? एक मीडियम भी है और आउटकम भी है, किसका? सोशल प्रैक्टिसेस। यानी कि जो सोशल प्रैक्टिसेस हैं, जो सामाजिक हम जो प्रयास करते हैं, जो कार्य करते हैं, है ना? उसके लिए जो हमारा स्ट्रक्चर है ना, वो एक माध्यम भी है और उसका परिणाम भी है। यह माध्यम यानी कि सोशल प्रैक्टिस करने का एक माध्यम, और आउटकम यानी कि जो हम सोशल प्रैक्टिस करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर क्या है? दोनों है, ठीक है? संरचना और कर्ता अलग अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे पर निर्भर है, ठीक है? अब ये जिसकी बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर का, वो जो दोनों है, हमारा मीडियम एंड आउटकम, है ना? इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि दे शेप इंडिविजुअल एक्शंस, यानी कि जो स्ट्रक्चर है वो क्या करता है कि आदमी किस तरीके से, यानी कि एजेंसी है, आदमी किस तरीके से काम करे, उसको ये एक दिशा देता है, शेप करता है। बट
एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय स्ट्रक्चर आर क्रिएटेड, रिप्रोड्यूस थ्रू ह्यूमन एक्शन। ये कह रहा है कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये हमारा एक माध्यम भी है और परिणाम भी है किसका, सोशल प्रैक्टिसेस का। इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रक्चर क्या करता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं या एजेंसी क्या करना चाहती है, उसका एक्शन को, उसकी क्रिया को ये निर्धारित करती है, कौन, स्ट्रक्चर। और उसके साथ ही उसी समय वो जो स्ट्रक्चर है जो हमारा उसकी उसको शेप दे रही है ना? कि किस तरीके से काम करना है। उसी समय स्ट्रक्चर जो है वो हमारा बनाया जाता है और उसको पालन किया जाता है थ्रू ह्यूमन एक्शन। जिस तरीके से आदमी कार्य करेगा उस तरीके से। यानी कि संरचनाएँ मानव क्रियाओं को प्रभावित करती हैं, लेकिन वही संरचनाएँ मानव क्रियाओं से ही बनती और दोहराई जाती हैं। ठीक है? ह्यूमन एक्शन के माध्यम से। ठीक है? ओके। एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखेंगे कि भाषा के नियम पहले से होते हैं, लेकिन हम रोज़ बोलकर उन्हें दोहराते और बदलते हैं। है ना? आप जैसे मान लीजिए कि आई एम टीचिंग, तो ये हमारा एक लैंग्वेज है इंग्लिश का, आई एम टीचिंग। तो आई के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, एम लगेगा, ठीक है, आर लगेगा। तो आपका उसका एक रूल है कि आई के साथ एम लगेगा। आई एम गोइंग, आई एम टीचिंग। तो यानी कि भाषा के नियम पहले से हैं, लेकिन हम रोज बोलकर उन्हें दोहराते और बदलते हैं। भाषा के नियम तो हैं, इसीलिए जब हम बात करते हैं तो आई एम टीचिंग, तो ये बात आ गई, तो इसको हम बार बार रिपीट करते हैं। ठीक है, तो जब रिपीट हम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, वो हमारा मीडियम आ गया रिपीट करने का, है ना? और आउटकम क्या है? आउटकम ये हो गया कि उसका रिपीट करने पे वो हमारी चीज़ें बनती जा रही हैं, यानी कि क्रिएट हो रही हैं, रिप्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है? लैंग्वेज रूल्स एक्जिस्ट बिफोर अस, यानी कि हमारे हमसे पहले हमारा लैंग्वेज रूल्स हैं, बट वी रिप्रोड्यूस एंड मॉडिफाई देम थ्रू डेली कन्वर्सेशन। लेकिन जिस तरीके से हम डेली बात करते हैं, उससे क्या होगा कि वो जो भाषा के रूल हैं, वो हमारे फिर से रिप्रोड्यूस हो जाएँगे और उसको मॉडिफाई हम करते हैं, ठीक है? आगे देखेंगे, इनका टाइम स्पेस डिस्टेंशिएशन है ना? यानी कि समय स्थान दूरीकरण के बारे में इन्होंने अच्छा कंसेप्ट दिया है। ये भी कंसेप्ट क्या है कि मॉडर्निटी से रिलेटेड है ना? और कैसे काम करती है, इसको समझेंगे। गिडेन साहब जो हैं, जो ब्रिटिश हमारे सोशियोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं कि आधुनिक समाज में जो सामाजिक संबंध है ना, जो सोशल रिलेशन है, सामाजिक संबंध, वो समय और स्थान की सीमाओं से बाहर फैल गए हैं। ठीक है? बाहर फैल गए हैं और तकनीक हो गया, संचार हो गया, ठीक है? और जो हमारे नौकरशाही संस्थान हो गए, तो उनसे क्या हुआ है कि जो हमारी सामाजिक अंतःक्रिया विकास हुई है ना? तो उसने क्या किया कि इसको टाइम स्पेस जो डिस्टेंशिएशन को है ना? अब केवल फेस टू फेस कॉन्टेक्स्ट में नहीं रखा। यानी कि अब केवल सामने तक नहीं सीमित नहीं रखा, बल्कि उसको ब्रॉड कर दिया। कैसे? गिडेन एक्सप्लेन्स दैट जो मॉडर्न सोसाइटी है, ये हमारा स्ट्रेच किया है किसको? सोशल रिलेशन, जो हमारा सोशल रिलेशन है, जो सामाजिक संबंध है, उसको हमारे आधुनिक समाज ने उसको फैला दिया है। अक्रॉस वास्ट डिस्टेंस ऑफ टाइम एंड स्पेस, ठीक है? समय और दूरी के बियॉन्ड जो दूरियां हैं, है ना? उसको इसने फैला दिया है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन में ये कर दिया है। विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, है ना? सोशल इंटरेक्शन आर नो लॉन्गर लिमिटेड टू फेस कंटेक्स्ट। कहने का मतलब ये है कि जिस जिस तरीके से हमारी तकनीक, संचार और नौकरशाही संस्थाएं का विकास हुआ, है ना? तो उससे क्या हुआ कि जो हमारा सोशल इंटरेक्शन था, सामाजिक अंतःक्रिया थी, वो क्या हुआ कि बस एक आदमी दूसरे आदमी की बात करने के संदर्भ तक नहीं सीमित रहा, बल्कि ये बहुत ज़्यादा फैल गया है। ठीक है? टाइम स्पेस डिस्टेंशिएशन में इन्होंने यही कहा कि जो सोशल इंटरेक्शन पहले एक आदमी 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 में हुआ करता था, फेस टू फेस बात होती थी, लेकिन आज जैसे हमारा टेक्नोलॉजी आ गया, ठीक है, सोशल मीडिया आ गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप कम्युनिकेट कर लेते हैं। वो आदमी उत्तर प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, शिमला में हो, ठीक, कन्याकुमारी में हो, पाकिस्तान में हो, ठीक है, यूएसए में हो, कहीं भी हो, टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप कम्युनिकेशन कर लेंगे। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही स्पेस पे रहें, यानी कि आप यूपी में ही रहें, ठीक है, और आप शाम को ही, मतलब एक टाइम और स्पेस फिक्स नहीं है, आप जब चाहे तब आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और जिस तरीके से हमारा ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बने हैं, नौकरशाही संस्थाएँ जिस तरीके से हमारी काम कर रही हैं, ठीक है? इन सबों के डेवलपमेंट से ही हमारा जो सोशल इंटरेक्शन है, वो सिर्फ़ एक स्पेसिफिक एरिया तक सीमित नहीं रहा, एक स्पेसिफिक टाइम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये बहुत ज़्यादा फैल गया है और फेस टू फेस कॉन्टेक्स्ट तक नहीं, बल्कि वर्ल्ड व्यू कांसेप्ट ले चुका है, ठीक है? जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है? वैश्विक हमारा फाइनेंशियल आर्थिक जो वैश्विक आर्थिक बाज़ार है, वो ऑनलाइन कम्युनिकेशन, ठीक है? ऑनलाइन संचार देख रहे हैं आप। इंटरनेशनल गवर्नेंस सिस्टम जो अंतर्राष्ट्रीय, है ना, गवर्नेंस प्रणाली है,
वो क्या कर रही हैं, कनेक्ट इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड। वो क्या करती हैं सब, कि जो भी हमारे इंडिविजुअल्स हैं, जो भी हम और आप हैं, और जो इंस्टीट्यूशन, जो भी हमारे इंस्टीट्यूशन हो गए, ठीक है, जैसे हमारा वर्ल्ड बैंक हो गया, आरबीआई हो गया, ये सब इंस्टीट्यूशन, ये पूरे विश्व से कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं। और ये क्या कर रहे हैं, रिड्यूसिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, यानी कि फिजिकल, फिजिकल यानी कि व्यक्तिगत तौर पे प्रॉक्सिमिटी, निकटता, यानी कि आप एक दूसरे के कितने भी अ, ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरे के बहुत करीब रह के आप कम्युनिकेट कर पाएँगे, नहीं। बल्कि आप कहीं भी रहिए, ये प्रॉक्सिमिटी को ख़त्म कर दी गई है ना? और टेक्नोलॉजी ने, मॉडर्निटी ने क्या किया है कि जो निटकता है उसको ख़त्म करके आप कहीं भी रहिए, कहीं भी दूर रहिए, आप आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और जो आपकी सामाजिक संबंध है वो आपका बना रहेगा, ठीक है? और सोशल इंटरेक्शन वो कोई फेस टू फेस कॉन्टेक्स्ट तक सीमित नहीं रहा। ओके? ग्लोबलाइज़ेशन क्या है? वैश्वीकरण के बारे में ये क्या बोलते हैं? देखिए, जो ग्लोबलाइज़ेशन है, वैश्वीकरण में बोलते हैं कि वैश्वीकरण विश्व स्तरीय सामाजिक संबंधों का गहन होना है, जहाँ दूरस्थ घटनाएं स्थानीय जीवन को प्रभावित करती है, ठीक है। यानी गिडेंस सीज ग्लोबलाइजेशन एज द इंटेंसिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड सोशल रिलेशन, यानी कि जो विश्व स्तर पे जो सामाजिक संबंध बन रहे हैं, उसको क्या इंटेंसिफिकेशन कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, वो गहन कर रहे हैं, linking distant localities in such a way that events in one place are influenced by processes occurring far away and vice versa। कहने का मतलब ये है कि देखिए, ये जो हमारा ग्लोबलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, कि इंडिया, अमेरिका, ठीक है, चाइना, रसिया, ठीक है, ये सब हमारे एक गांव की तरह हो गए, और गांव में जिस तरीके से घर है ना, उस तरीके से एक गांव के ये सब घर हैं, सिंपल समझिए। तो हमारा ग्लोबलाइजेशन हो गया। जैसे मान लीजिए कोई गांव है या आपके आस पड़ोस में, आप जहाँ हैं, तो आपका घर मान लीजिए इंडिया हो गया, आपके पड़ोसी का घर मान लीजिए चाइना हो गया, उसके पड़ोसी का मान लीजिए पाकिस्तान हो गया, उसके पड़ोसी का रसिया हो गया। तो ये आप उन सबों को ना, क्या देखिए, एज ए नेशन देखेंगे आप। तो अब देखिए, जिस तरीके से आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, तो वो पड़ोसी से किस तरीके से बात करते हैं, वो अपने पड़ोसी से किस तरीके से बात करता है, तो उसी प्रकार से आप एक दूसरे से लिंक। उसी प्रकार जब इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, तो वही सेम कंसेप्ट आप ला दीजिए वर्ल्ड मैप में, ठीक है, और अपने घर से और समाज से तुलना करेंगे, ठीक है। तो यानी कि वो जो एक एक घर, जो एक एक कंट्री का नाम लेकर आप बोले हैं, तो आप उसी को क्या कर दीजिए, कि सोसाइटी में लेके आ जाइए। तो वही आपका ग्लोबलाइजेशन हो गया। ग्लोबलाइजेशन कुछ नहीं है, ग्लोबलाइजेशन क्या है कि सारा देश जो है, 195 कंट्रीज हैं, वो एक गांव की तरह हो गया है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, कि इंटेंसिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड सोशल रिलेशन, ठीक है, लिंकिंग डिस्टेंस लोकेलिटीज, यानी कि जो दूर की जो लोकेलिटीज़ हैं, उसको उन्होंने जोड़ा है। कैसे? कि मान लीजिए, यदि एक जगह पे कोई घटनाएँ हो गई हैं, ठीक है? तो वो घटना के पीछे क्या कारण है, उसका कारण क्या है? वही कारण हर जगह मान्य होगी। जैसे मान लीजिए टेररिस्ट अटैक होता है। अभी क्या है कि ग्लोबलाइज़ेशन के कारण अभी अमेरिका ने वेनेजुएला पे अटैक किया, ठीक है? और वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, उसको बंधक बना के लेके चले गए। तो अब क्या यूएन बोल रहा है कि जो हमारे वर्ल्ड रिलेशन में जो हमारे नियम कानून बने हैं, है ना? उसका इसने वायलेट किया, अवहेलना किया है इन्होंने, ठीक है? यानी कि जो वर्ल्ड का रूल है, उसको अवहेलना किया है, ठीक है? तो यानी कि आपको ये समझ में आ गया। अब अमेरिका और वेनेजुएला की बात हो रही है, लेकिन उसका रिलेशन इंडिया पे भी पड़ेगा, हर जगह पड़ेगा, एक दूसरे से इम्पैक्ट पड़ेंगे, है ना? तो उसी को इन्होंने कहा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन इज ए मल्टीफेसेड फिनोमिना दैट कैन ऑल्सो प्रमोट कल्चरल प्लुरिज्म। ये कहते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है ना, सिर्फ उसका एक चेहरा नहीं है, बल्कि इसके कई आयाम हैं, है ना? ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये हमारा जो वेस्टर्नाइजेशन है, वेस्टर्नाइजेशन के कारण ही हमारा ग्लोबलाइजेशन आया। नहीं, वेस्टर्नाइजेशन भी एक इसका भाग है ना? एक चेहरा वेस्टर्नाइजेशन भी है, लेकिन इसके चेहरे बहुत हैं, है ना? कल्चर से जो हमारे सांस्कृतिक बहुतवाद है, वो भी हमारे आ जाएँगे, है ना? जैसा कल्चर रहेगा हम उसको अडॉप्ट कर लेंगे, तो ये हमारा मल्टीफेसेट है। गिडेंस डिस्कस्ड ग्लोबलाइजेशन इन टर्म ऑफ 2 कंट्रास्टिंग पर्सपेक्टिव। इन्होंने क्या किया कि गिडेन साहब ने जो ग्लोबलाइजेशन है ना, वैश्वीकरण, इसको इन्होंने 2 पर्सपेक्टिव से देखा है। एक तो होता है ऑप्टिमिस्ट, और दूसरा है हमारा पेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट यानी कि जो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, यानी कि जो पॉजिटिव सोचते हैं, यानी कि पॉजिटिव फोर्स, और जो पेसिमिस्ट जो हैं, वो नेगेटिव कंसिक्वेंसेस। इसको समझा रहा हूँ मैं। जो ऑप्टिमिस्ट्स हैं, ये क्या करते हैं? ये पॉजिटिव फोर्स है दैट प्रमोट ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस, कल्चरल एक्सचेंज, इकोनॉमिक ग्रोथ। जबकि ये जो हमारे पेसिमिस्ट्स हैं, ये नेगेटिव कंसिक्वेंसेस सच एज कल्चर होमोजिनेशन, है ना, एक्सप्लॉइटेशन, है ना, और वाइडनिंग इन इक्वालिटीज, ठीक है। देखिए, इसके बाद देखेंगे हम थियरी ऑफ मॉडर्निटी है क्या, आधुनिकता का सिद्धांत के बारे में इन्होंने क्या कहा है। आधुनिकता के सिद्धांत हम जब पढ़ेंगे,
तो इन्होंने कई पैरामीटर्स दिए हैं, उनको एक-एक करके उन्होंने समझाया है और उन सबको थ्योरी ऑफ मॉडर्निटी में इंक्लूड कर दिया है। जैसे जब आप थ्योरी ऑफ मॉडर्निटी पढ़ेंगे, तो उसमें हम पढ़ेंगे रनअवे वर्ल्ड क्या है, यानी भागती हुई दुनिया क्या है। यानी कि जैसे हमारा मॉडर्निटी आया है, तो उससे हमारी दुनिया कितनी भाग रही है ना? क्यों भाग रही है ना? और जिस तरीके से मॉडर्निटी हमारी आ रही है, तो वो हमारा मॉडर्निटी डायनामिक है, रिस्की है और रिफ्लेक्सिव है। ये हम देखेंगे। डिसएम्बेडिंग, ये हमारा मैकेनिज्म भी हम देखेंगे कि विस्थापन तंत्र क्या है ना? यानी कि इसने क्या किया कि ऐसा मैकेनिज्म जो सोशल रिलेशन को स्थानीय संदर्भ से बाहर ले जाए। ठीक है। रिफ्लेक्सिविटी, हम आत्मचिंतनशीलता के बारे में हम देखेंगे कि सोसाइटी किस तरीके से चल रही है ना? वो लोग कैसे दूसरे लोगों से अलग व्यवहार कर रहे हैं, तो किनका व्यवहार अच्छा है, किनका व्यवहार बुरा है, तो जिनका व्यवहार अच्छा है, इन्फ्लुएंशियल है, हम उसको कॉपी करते हैं, अपने अंदर लेके आते हैं, तो वो है कि हमारा आत्मचिंतन करते हैं, तो वही हमारा रिफ्लेक्सिविटी होगी। ठीक है। प्लास्टिक सेक्सुअलिटी क्या है? प्लास्टिक सेक्सुअलिटी के बारे में इन्होंने कहा है कि ठीक है, बस आप समझिए, ट्रिक दूंगा मैं। प्लास्टिक सेक्सुअलिटी का मतलब यह है कि आप बच्चे पैदा नहीं करने हैं और जो आप चाहें वो कीजिए। ठीक। मैन्युफैक्चर्ड रिस्क क्या है, इसके बारे में देखेंगे। आइए देखते हैं। गिडेन एक्सप्लेन modernity as a distinct social order, ठीक है, that emerged with industrialization, capitalism, state surveillance और नेशन स्टेट। ठीक है। यानी गिडन कहते हैं कि जो हमारी आधुनिकता है, आधुनिकता जो है वो विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था के रूप में ये देखते हैं। ठीक है। जो औद्योगिकरण, पूंजीवाद, निगरानी, ठीक है, निगरानी व्यवस्था और राष्ट्र राज्य के विकास के साथ हुआ। यानी कि मॉडर्निटी क्या है, आधुनिकता क्या है, वो हमारा एक विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था है। ठीक है। जो इमर्ज हुआ है, विकास हुआ है किससे? इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमारा औद्योगिकीकरण, हमारा पूंजीवाद और हमारा सर्विलेंस निगरानी व्यवस्था और हमारा राज्य, हमारा देश और राज्य का, राष्ट्र और राज्य का जो कंसेप्ट है उसके साथ इसने विकास किया है। की फीचर ऑफ मॉडर्निटी इज टाइम स्पेस डिस्टेंशिएशन, ये आपको हम बताए हैं। तो मॉडर्निटी का ये हमारा की फीचर हो गया। ओके। रनवे वर्ल्ड के बारे में क्या है? ये कहते हैं कि जो रनवे वर्ल्ड जो है, गिडन आर्ग्यूड दैट ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण हैज क्रिएटेड अ रनवे मॉडर्न वर्ल्ड। ये हमारा डायनेमिक, रिस्की, रिफ्लेक्सिव है ना, रिक्वायरिंग न्यू फॉर्म ऑफ ट्रस्ट एंड गवर्नेंस। यानी ये कहते हैं कि जो वैश्वीकरण जो है, वैश्वीकरण ने एक ऐसी भागती हुई आधुनिक दुनिया बनाई है जो गतिशील, जोखिमपूर्ण और आत्मचिंतनशील है। ठीक है। और इसके लिए, इसको चलाने के लिए हमें न्यू फॉर्म ऑफ ट्रस्ट, एक नए नए अवधारणा, विश्वास का नया कंसेप्ट और हम किस तरीके से गवर्नेंस करना है उसका नया कंसेप्ट चाहिए चलाने के लिए। रिक्वायरिंग न्यू फॉर्म ऑफ ट्रस्ट एंड गवर्नेंस, ये हमारा रन में वर्ल्ड है। ठीक है। डिसएम्बेडिंग मैकेनिज्म क्या है? डिसएम्बेडिंग मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि विस्थापन तंत्र। विस्थापन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना, विस्थापित कर देना, वही हमारा होगा डिसएम्बेडिंग मैकेनिज्म यानी कि तंत्र। देखिए, मैकेनिज्म जब बात करेंगे, ये मैकेनिज्म है क्या? तो जो हमारे गिडेन साहब है ना, उन्होंने मैकेनिज्म को आइडेंटिफाई किया किसमें? एक सिंबॉलिक टोकन में और एक एक्सपर्ट सिस्टम में। उसको देखेंगे। देखिए, ये जो डिसएम्बेडिंग मैकेनिज्म है, ये लिफ्ट सोशल रिलेशन, किसको? सामाजिक जो संबंध है उसको लोकल कंटेक्स्ट से बाहर निकाल दिया। ठीक है। यानी कि इसको ग्लोबलाइज कर दिया, तभी तो हमारा विस्थापित होगा डिसएम्बेडिंग। अब इसको किसको डिसएम्बेड करेगा? सोशल रिलेशन को, यानी कि सामाजिक संबंध को। और सामाजिक संबंध को डिसएम्बेड करने के लिए क्या लाना पड़ेगा? एक मैकेनिज्म। और वो मैकेनिज्म क्या हो गया? तो गिडन ने आइडेंटिफाई किया उस मैकेनिज्म को एक सिंबॉलिक टोकन और एक्सपर्ट सिस्टम में। अब सिंबॉलिक टोकन देखेंगे तो उसमें मनी हो गया। ठीक है। कैसे, समझिए। अब मान लीजिए बार्टर सिस्टम है। ओके। तो बार्टर सिस्टम है, यानी कि एक कटोरा फल दीजिए तो एक कटोरा चावल दीजिए, एक कटोरा धान दीजिए तो एक कटोरा गेहूं लीजिए। ये कंसेप्ट हमारे बार्टर में होता है। लेकिन इन्होंने कहा, जैसे हमारे मॉडर्निटी, जैसे हम ट्रेडिशनल एरा में देखेंगे, तो उस समय हमारा यही सिस्टम चलता था, बार्टर सिस्टम। ठीक है। लेकिन जिस तरीके से हमारा मॉडर्निटी आती गई और आधुनिक हम होते गए, तो हम देखते हैं कि अब वो जो बार्टर सिस्टम का कंसेप्ट है वो खत्म हो गया है। और अब क्या है कि सिंबॉलिक टोकन यानी कि एज ए मनी ले लिया है। जैसे मान लीजिए, अभी भी जब आप देखेंगे कि जो ट्राइबल एरिया में है वहाँ पे बार्टर सिस्टम काम करता है, वहाँ पे टोकन सिस्टम काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो बस बार्टर सिस्टम में विश्वास करते हैं। यानी एक कटोरा दाल दीजिए तो एक कटोरा चावल लीजिए। इस तरीके से कंसेप्ट वहाँ पे चलता है। लेकिन जो ट्राइबल एरिया है और जो सिटीज हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, वहाँ पे क्या वो ट्राइब चाहेंगे कि हम बार्टर सिस्टम वहाँ पे हम लेके चलें? कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो तो अभी ट्राइब जो है वो हमारा ट्रेडिशनल रूल फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा मेट्रोपॉलिटन सिटी है वो हमारा मॉडर्निटी के सारे कंसेप्ट फॉलो कर रही है। ठीक है। उस केस में हमारा ट्राइब जो है, जो हमारा जनजातीय समुदाय है, एसटी हैं, वो
मेट्रोपॉलिटन सिटी के साथ कैसे कॉन्टैक्ट बनाएँगे? नहीं बना पाएँगे। लेकिन यदि एक सिंबॉलिक टोकन हम इंट्रोड्यूस कर दें, मनी जैसे पैसा हो गया, तो उस पैसे से क्या है कि अब जैसे मॉडर्निटी बढ़ रही है, तो अब ट्राइब लोग भी धीरे-धीरे सिंबॉलिक टोकन यानी कि पैसों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिए हैं। है ना? तो वो कोई सामान वहाँ पे जाते हैं, बस्तर या जो भी ट्राइबल एरिया है वहाँ पे जाएँगे, वो पैसा देंगे और जो सामान लेना है उनको लेंगे और वो चले जाएँगे। और वो टोकन यानी कि वो पैसा शहर में भी काम करता है। वो यूपी में भी काम करेगा पैसा, आपके पंजाब में भी काम करेगा, शिमला में भी काम करेगा, अरुणाचल प्रदेश में भी काम करेगा, ठीक है? मिज़ोरम में भी काम करेगा। तो वो हमारा सिंबॉलिक टोकन हो गया, ठीक है? मनी। एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ। एक्सपर्ट सिस्टम में हम अपनाएँगे डॉक्टर और इंजीनियर को। मान लीजिए कि उत्तराखंड में हरिद्वार मान लीजिए, वहाँ पे हमारे बाबा रामदेव का पतंजलि है ना? तो वो आयुर्वेदिक सिस्टम पे, आयुर्वेदिक मेडिसिन पे वो काम कर रहे हैं, ओके। लेकिन आप रह रहे हैं दिल्ली में, आपको ट्रीटमेंट लेना है आयुर्वेदिक, तो क्या आप दिल्ली में ले पाएँगे? आपको जाना पड़ता हरिद्वार में, पतंजलि में, वहाँ से आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ता। लेकिन पतंजलि या जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, जो ट्रेंड हो गए हैं वहाँ से, जब वो एक जगह से ट्रेंड होके दूसरी जगह जाके अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके थ्रू हमारा क्या हो रहा है कि सोशल रिलेशन यानी कि जो एक्सपर्ट का ज्ञान है, वो एक जगह से निकल के दूसरी जगह हमारा शिफ्ट हो गया है। तो वही उससे हमारा क्या होता है, विस्थापन तंत्र स्टेबलाइज़ हो विस्थापन होता है वो। ठीक है? समझ में आ गया आपको? तो यानी कि विस्थापन कैसे होगा? एक तो हमारा पैसे से होगा और विस्थापन कैसे होगा? जो भी हमारे एक्सपर्ट हैं, जो हमारे इंजीनियर हैं, जो डॉक्टर हैं, जो साइंस है, वो एक जगह वहाँ तो काम कर रही है, साथ-साथ उठ के दूसरी जगह पे वो काम कर रही है। तो उस तरीके से हमारा मैकेनिज़्म के तौर पे काम करेगी, है ना? और हमारा डिसमेंडिंग मैकेनिज़्म होगा। देखिए, इसमें जब डिसमेंडिंग मैकेनिज़्म में ना हमारा ट्रस्ट एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, विश्वास। यदि हम उस डॉक्टर पे विश्वास नहीं करेंगे, तो आप उसके पास जाएँगे नहीं, तो ट्रीटमेंट करेगा नहीं, तो आप ठीक नहीं होंगे। तो सबसे पहले विश्वास तो जो हमारे मॉडर्निटी में है, आधुनिकता में ट्रस्ट इम्पोर्टेंट है, एसेंशियल फॉर फंक्शनिंग ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। ट्रस्ट इन डॉक्टर, इंजीनियर विदाउट पर्सनल नॉलेज। आप डॉक्टर, इंजीनियर को पर्सनली आप नहीं जानते, वो आपके भाई, चाचा, मामा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक विश्वास है, विश्वास ही आपको उसके पास ले जाता है और आप उससे हेल्प लेते हैं, ठीक है? तो इसके थ्रू हम डिसएम्बेडिंग मैकेनिज़्म समझ गए कि सोशल रिलेशन कैसे बन गया हमारा। रिफ्लेक्सिविटी ऑफ मॉडर्निटी क्या है? देखिए, शीलता, जो रिफ्लेक्सिविटी का मतलब होता है आत्मचिंतनशीलता, अपने आप को सोचना। गिडन क्या है? डिस्क्राइब्स मॉडर्न सोसाइटी एज रिफ्लेक्सिव, यानी कि जो हमारे आधुनिक समाज है वो क्या है? हमारा चिंतनशील है ना? आधुनिक समाज को जो गिडन साहब बोलते हैं कि आधुनिक समाज एक आत्मचिंतनशील समाज है, जहाँ व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों पर लगातार विचार करता है और उन्हें बदलता है। परंपराओं का प्रभाव कम हो जाता है और जीवन के विकल्प बढ़ जाते हैं। ठीक है? यानी कि ये है, गिडन डिस्क्राइब मॉडर्न सोसाइटी एज रिफ्लेक्सिव, आत्मचिंतनशील, वेयर इंडिविजुअल कॉन्स्टेंटली लगातार रिफ्लेक्ट अपॉन सोशल प्रैक्टिसेस एंड मॉडिफाई देम। ठीक है? यानी कि इंडिविजुअल जो है, हर एक आदमी क्या कर रहा है कि सामाजिक व्यवहारों पर लगातार विचार करता है और उन्हें बदलता है। और जो हमारे परंपरा है, वो उसका जो डोमिनेंस है, जो उसका प्रभुत्व है, जो परंपराओं का प्रभाव है, वो कम होता जा रहा है और जीवन के विकल्प बढ़ते जाते हैं और फ्लेक्सिबल भी है। जैसे चूजिंग कैरियर, मैरिज और लाइफस्टाइल बेस्ड ऑन सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी कि आत्मचिंतनशीलता, यानी कि रिफ्लेक्शन ये है कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, प्रोफेसर बनना है, यानी कि जब तक आपके अंदर रिफ्लेक्सिविटी नहीं आएगी, और वो रिफ्लेक्सिविटी कौन लेके आया? मॉडर्निटी लेके आई, है ना? मॉडर्निटी कैसे लेके आई? मॉडर्निटी जितनी ज़्यादा मॉडर्निटी होती जाएगी, उतना हमारा रिफ्लेक्सिविटी, आत्मचिंतन बढ़ता जाएगा कि अरे हमें डॉक्टर बने, हम इंजीनियर बने, हम साइंटिस्ट बने, हम पायलट बने, हम मैकेनिक बने, ठीक है? हम एआई बने, ठीक है? एआई का यूज़ करें, ये सब चीज़ें हमारी आ जाएँगी, वही हमारा रिफ्लेक्सिविटी होगी, ठीक है? मैन्युफैक्चर्ड रिस्क के बारे में बात करेंगे कि हमारे मैन्युफैक्चर्ड रिस्क क्या है? देखिए, मैन्युफैक्चर्ड रिस्क ये है कि मॉडर्निटी आल्सो प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर्ड रिस्क सच एज़ क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन व्हिच आर क्रिएटेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है? यानी कि ये कहते हैं, गिडेन साहब कहते हैं कि जो हमारी मॉडर्निटी है, आधुनिकता है, वो हमारा मैन्युफैक्चर्ड रिस्क भी डेवलप करता है, प्रोड्यूस करता है। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखेंगे क्लाइमेट चेंज, है ना? हमारा जो क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें कितनी पॉल्यूशन प्रदूषित हो गया है उस सबको, और ये कौन कैसे हो रहा है? इसको ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा ही ये सब होता है। जैसे मान लीजिए आप एआई की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बहुत बड़े सुपर कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती है, और जो सुपर कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो एक सर्वे आया है, उसमें ये कहा गया है कि जितना वाटर कंजप्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग का है, उससे कहीं अधिक वो जो सुपर कंप्यूटर्स ये प्रोसेसिंग में, हमारा क्रिप्टो करेंसी आ गया या एआई हो गया, इस सबको संचालित करने में उससे अधिक हमारे पानी खर्च होते हैं। तो ये जो पानी हमारा खर्च हो रहा है, किसके द्वारा? एआई के द्वारा, है ना?
या क्रिप्टो करेंसी के द्वारा, तो वो सब किसने बनाया? ह्यूमन बीइंग ने। तो वो हमारा क्या हो गया? मैन्युफैक्चर्ड रिस्क हो गया। ठीक है? ओके, आगे देखेंगे प्लास्टिक सेक्सुअलिटी क्या है। देखिए गिडेन साहब बोलते हैं कि प्लास्टिक जो सेक्सुअलिटी है ना, ये हमारा की फीचर्स ऑफ मॉडर्निटी, जितनी हमारी मॉडर्निटी बढ़ती जाएगी, ठीक है, तो प्लास्टिक सेक्सुअलिटी इसका की फीचर है। ये जो प्लास्टिक सेक्सुअलिटी है, वो क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। क्या रिफ्लेक्ट करता है भैया? फ्रीडम, स्वतंत्रता, रिफ्लेक्सिविटी, आत्मचिंतनशीलता, है ना, एंड इंडिविजुअल ऑटोनॉमी। ठीक है, व्यक्तिगत हमें क्या करना है या नहीं करना है, ये ऑटोनॉमी चलेगा मेरा खुद का, है ना, हम स्वतंत्र हैं। जैसे लिव इन रिलेशनशिप एंड कॉन्सेंशुअल पार्टनरशिप। ठीक है, यानी कि जो यानी कि सहमति पर आधारित संबंध, है ना, सहमति पे आधारित जो संबंध होते हैं, वो सब जब हमारे क्या हो जाएंगे? प्लास्टिक सेक्सुअलिटी के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक, की फीचर्स प्लास्टिक सेक्सुअलिटी के ये हैं कि इसमें क्या है कि सेपरेशन फ्रॉम रिप्रोडक्शन, यानी कि हम फिजिकल संबंध तो बढ़ाएंगे, ठीक है, प्लास्टिक सेक्सुअलिटी में फिजिकल संबंध बनाएंगे, लेकिन हम बच्चे पैदा करने का कोशिश नहीं करेंगे। इस सेपरेशन फ्रॉम रिप्रोडक्शन, बच्चों से कोई मतलब नहीं है, एंजॉय कीजिए। इंडिविजुअल चॉइस, ये व्यक्तिगत चॉइस है, ठीक है, कि हमें किस तरीके से अपनी लाइफ को जीना है, किनके साथ हमें इंटीमेट होना है, किनके साथ हमें खुश रहना है ना, ये इंडिविजुअल चॉइस है। वो एक लड़की को एक लड़की के साथ रहना है, फिर उसको छोड़ के किसी और के साथ जाना है, या दूसरा लड़का किसी और के साथ, तो ये हमारा प्लास्टिक सेक्सुअलिटी आ गया, आप इसको समझ सकते हैं ऐसे ही। जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी का मतलब ये हो गया प्लास्टिक सेक्सुअलिटी में कि जेंडर इक्वालिटी, यानी कि क्या महिला क्या पुरुष सब बराबर है। जिस तरीके से समाज में ये देखा जाता है कि पुरुषों के पास चॉइस होती है, ठीक है, वो एक शादी कर ले, दो शादी कर ले, ठीक है, उसी प्रकार औरत भी प्लास्टिक, क्योंकि उनको बच्चा पैदा करने का मतलब कंसेप्ट है ही नहीं, वो बहुत सारे मेडिसिन ले रहे हैं या एबॉर्शन, जो भी सारी चीज़ें हैं, बच्चे पैदा करना नहीं है, तो इसलिए उनके कई लाइफ पार्टनर एंजॉय करने के लिए हो सकते हैं, तो उनके पास भी सेम है। इंटीमेसी ओवर ट्रेडिशन, इंटीमेसी यानी कि कितना निकट है, निकटता कितनी है किसी के पास, एक आदमी या एक इंडिविजुअल जो है दूसरे से कितना क्लोज है, उससे उसकी रिलेशनशिप स्टेबलाइज होगी। ना कि हम शादी ट्रेडिशन, यानी कि हम शादी कर दिए तभी आप उनके साथ प्राविक शारीरिक संबंध बनाएंगे, ऐसा नहीं है। इसमें यह है कि जिसके आप जितने करीब रहेंगे, नजदीक रहेंगे, तो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये प्लास्टिक सेक्सुअलिटी के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट है, आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। ओवरऑल जो हमारे गिडेंस बोलते हैं कि जो मॉडर्निटी है ना, वो एज अ डायनेमिक, यानी कि गतिशील है, ग्लोबल, यानी कि वैश्विक है, रिस्क ड्राइवन, है ना, जोखिम भरा है, सोशल ऑर्डर। यानी गिडन बोलते हैं कि जो हमारा जो आधुनिकता है, वो हमारा सामाजिक व्यवस्था है। कैसे सामाजिक व्यवस्था? वो सामाजिक व्यवस्था जो हमारा गतिशील है, सामाजिक व्यवस्था जो हमारा वैश्विक है, और सामाजिक व्यवस्था जो हमारा रिस्क भी लेके जोखिम भरा है। ठीक। अब इनके क्या है कि जिनके देखेंगे कि अब तक जो कंसेप्ट हमने पढ़ा, वो सब कंसेप्ट कहाँ से लिए गए, उनके वर्क्स क्या हैं, उनके बुक क्या हैं, ठीक है? तो उ उन उन जो वर्क्स और बुक हैं, उनको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम देखेंगे। यहीं से जनरली यूजीसी नेट क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, और जो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देंगे, तो उसमें देखेंगे कि आपको कहेगा कि आप इसको अरेंज कीजिए, क्रोनोलॉजी में इसको अरेंज कीजिए। तो सबसे पहले इनका बुक है 197 में आया, वो हमारा कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थियरी, यानी कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थियरी, ये हमारा 197 में आया। न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स, सोशियोलॉजिकल मेथड यानी कि समाजशास्त्री का जो तरीका है ना, उसके नए नियम क्या हैं, ये हमारे 1976 में आए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी 1984 में आया। द कंसिक्वेंसेस ऑफ द मॉडर्निटी, आधुनिकता का परिणाम क्या है, ये 1990 में आया। मॉडर्निटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी, यानी कि आधुनिकता और स्वयं की पहचान क्या है, 1991 में आया। और रनवे वर्ल्ड, जो आप पढ़े हैं रनवे, तो इन्होंने एक बुक लिखा, रनवे वर्ल्ड, हाउ ग्लोबलाइजेशन इज शेपिंग आवर लाइफ, 1999 में आया। यानी कि जो रनवे वर्ल्ड जो है, ये देखेंगे सबसे लास्ट में आया, और कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल ये सबसे पहले आया। ठीक है, ओके, इसको आप याद कर लीजिएगा। अब वन लाइनर नोट्स देखेंगे। जो हमारे गिडेन साहब हैं, वो फोकस करते हैं स्ट्रक्चर और एजेंसी। ये कहते हैं कि स्ट्रक्चर और एजेंसी एक दूसरे से सेपरेट नहीं है, एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि क्या है, ये हमारे ड्युअलिटी में है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ह्यूमंस आर नॉलेजेबल एंड रिफ्लेक्सिव एजेंट, यानी कि जो भी हमारे इंसान है, जो भी ह्यूमन बींग है, आदमी है, वो हमारा क्या है, वो हमारे जानकार, नॉलेजेबल जानकार और आत्मचिंतनशील कार्यकर्ता या करता है। रिफ्लेक्सिविटी मीन्स कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ वन सेक्शन, यानी कि जो हमारा रिफ्लेक्सिविटी होती है, वो अपने कार्यों का निरंतर मूल्यांकन करना होता है। ओके। एजेंसी रिफर टू द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल टू एक्ट एंड मेक चॉइस, यानी कि एजेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप सिंपल जो समझते एजेंसी, है ना, बाइक एजेंसी, कार एजेंसी, ठीक है, कपड़े की एजेंसी, ऐसा नहीं। ये कहते हैं कि ये कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की कैपेसिटी है कि हमारा क्या करेगा और उसकी चॉइस क्या हो सकती है। ठीक है। रूल्स एंड रिसोर्सेस,
ये रूल्स एंड रिसोर्सेस हैं, यानी कि जो नियम है और जो संसाधन है, वो टुगेदर कंस्टिट्यूट करता है क्या? सोशल स्ट्रक्चर। जो सोशल स्ट्रक्चर है, वो कैसे बनता है? जो हमारे नियम और हमारे जो संसाधन है, अब संसाधन इकोनॉमिक संसाधन हो गए, इकोनॉमिक्स, हमारा सोशल, पॉलिटिकल, ये सब हमारे रिसोर्सेस हैं। देखिए, ट्रस्ट इज द सेंट्रल टू मॉडर्न सोशल लाइफ, यानी कि जो मॉडर्न सोशल लाइफ है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? वो ट्रस्ट। यदि ट्रस्ट है, तब तो हमारा मॉडर्न जो सोशल लाइफ है, बहुत अच्छे से चलेगी। यदि ट्रस्ट ब्रेक हो गया, तो हमारा मॉडर्न सोशल लाइफ सही से नहीं चल पाएगी। गिडेंस जो है, लिंक करते हैं मॉडर्निटी को, आधुनिकता को लिंक करते हैं किससे? अनसर्टेनिटी और रिस्क। ये कहते हैं कि जो आधुनिकता है, ये हमारा जोखिमों भरा है, अनिश्चितता इसमें है, इसमें ये कंफर्म नहीं है कि यही चीजें होंगी, है ना? लाइफ पॉलिटिक्स, लाइफ पॉलिटिक्स फोकस ऑन लाइफ स्टाइल। लाइफ पॉलिटिक्स है, यानी कि पॉलिटिक्स जहां जुड़ेगा जिसके साथ, उसी पे फोकस करेगा, तो लाइफ स्टाइल पे। और आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इशू, कि हमारी पहचान कैसे बने, हमारी पहचान कैसे बनेगी, इसके लिए हम लाइफ पॉलिटिक्स करते हैं। गिडेन ने क्या किया कि जो हमारा माइक्रो सोशियोलॉजी है, सूक्ष्म समाजशास्त्र, और हमारे मैक्रो बृहद जो समाजशास्त्र है, उसको इन्होंने जोड़ने का काम किया है ना? ठीक है, तो अब तक आपने इनका कंसेप्ट देखा, है ना, क्या कंसेप्ट था। उसके बाद वन लाइनर नोट्स भी आपने इसको देखा और समझा। अब जो भी आप कंसेप्ट इनके समझे हैं, तो उन्हीं के बेसिस पे हम देखेंगे यूजीसी नेट द्वारा जो हमारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप उसको सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। मैं आपको एक एक करके सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। चलिए देखते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को, है ना, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे उनको। ओके, चलिए, पहला क्वेश्चन है, अब देखेंगे कि जो हमारा एंथनी गिडन्स है ना, तो वो क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट है कि हैज हु हैज स्टेटेड सोशोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन लाइफ, ग्रुप एंड सोसाइटी। तो सोशोलॉजी क्या है? इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन लाइफ, ग्रुप एंड सोसाइटी। किसने कहा था? एंटनी गिडन। आपको सबसे पहले यही बताया मैंने, पढ़ाया था, कर लेंगे आप। ठीक। दूसरा, हु हैज रिटन द बुक द कंसिक्वेंसेस ऑफ द मॉडर्निटी। कंसिक्वेंसेस ऑफ द मॉडर्निटी किसने लिखा? एंटनी गिडन्स ने। ठीक। इन एंटनी गिडन्स theory ऑफ स्ट्रक्चरेशन, प्राइमेसी इज ग्रांटेड टू, है ना, जो हमारा थियरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन है, संरचनात्मक जो हमारे थियरी है, सिद्धांत है, वो हमारा किसके लिए ग्रांटेड है? स्ट्रक्चर के लिए, एजेंसी के लिए, कि बोथ स्ट्रक्चर एजेंसी के लिए, या नेदर अप टू। नहीं, ये तो पहले नहीं होगा, और स्ट्रक्चर भी हो एजेंसी भी होगा, लेकिन इसमें कोई एक मारना है, तो यहाँ पर लिखा है बोथ स्ट्रक्चर एजेंसी, तो आप सीख लेंगे। ठीक है। फोर्थ में देखेंगे, हु डिस्क्राइब्ड ग्लोबलाइजेशन। अब देखिए, जहां पे ग्लोबलाइजेशन आए, आप ना एडन एंथनी गिडन्स को आप ठीक कीजिएगा। ग्लोबलाइजेशन एज द इंटेंसिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड सोशल रिलेशन थ्रू विच फार अवे प्लेस आर लिंक टुगेदर इन विच, ये आपको जो है सब, ये आपको मैं पढ़ा जाऊंगा, जो हमारा एंथनी गिडन्स। जब ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, कि वो हमारा ब्रॉड कंसेप्ट है, वो एक जगह से हट के पूरे वर्ल्ड व्यू को लेके आया है ना। तो हु हैज गिवन बॉर्डर्ड पावर कंटेनर्स, ये जो बॉर्डर्ड जो है, बॉर्डर्ड पावर कंटेनर्स एज अ फीचर्स ऑफ द मॉडर्न नेशन स्टेट, ये हमारे कौन होंगे? एंटनी गिडन्स। क्योंकि नैरो पे बात नहीं करते हैं, ये कन्फाइंड एरिया के बारे में बात करते हैं, ये हमारा वर्ल्ड व्यू पे बात करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट आप जो टॉपिक खोजेंगे वहां से नहीं, पर थोड़ा कंसेप्ट से रिलेट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे बॉर्डर पावर रिलेशन, यानी कि ग्लोबल पावर कंटेनर्स, है ना। सिक्स्थ है, विच आर द फॉलोइंग कंसेप्ट गिडेंस यूज इन हिज थियरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन। जो हमारा थियरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन है, उसमें इन्होंने कौन सा थ्योरी यूज किया? ड्यूअल एनालिसिस, ये नहीं किया। ड्यूअल रूल्स, इन्होंने नहीं किया। ड्यूअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड स्ट्रक्चरल ड्यूअलिज्म, नहीं, ये हमारा ड्यूअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, है ना, इन्होंने यूज किया है। अब देखेंगे कि जो बुक्स हैं और जो ऑथर हैं, इनको आप मिलाइए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसमें ये तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंटीमेसी, इंटीमेसी आ गया ना, निकटता, निकटता आ गया। तो जो निकटता है, इंटीमेसी, वो हमारा किसका जाएगा? एंथनी गिडन्स। ठीक है, एंथनी गिडन्स क्या हो गया? ओके। उसके बाद देखिए, तो इंटीमेसी है, इंटीमेसी का हमारा वन आ गया, तो डी का वन कहाँ कहाँ है? डी का वन ये है, और डी का वन ये है, यानी कि ये और ये नहीं होगा। ठीक है। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, रॉबर्टसन, ये ग्लोबलाइजेशन है। एक तो इनका भी, गिडन का भी है, गिडन का भी ग्लोबलाइजेशन है, और हमारा ये रॉबर्टसन का भी है। तो गिडन का हमारा इंटीमेसी भी हो गया, तो ये यानी कि ए का 4,
ए का 4 कहाँ है, ये गलत गलत, यानी कि ये होगा 7 का बी। ठीक, प्रॉब्लम होती है सॉल्व करना है। आगे देखेंगे, who in his theory advanced an account of interrelation of structure and agency in which primacy is granted to neither। ठीक है, तो ये हमारे एंथनी गिडन ही होंगे। 9th वन देखेंगे, who has argued that globalization cannot simply be understood as westernization। ठीक है, एंथनी गिडन ही बोलते हैं कि सिर्फ हमारा एक पहलू नहीं है, वेस्टर्नाइजेशन से ही हमारा ग्लोबलाइजेशन नहीं है, सिर्फ एक पैरामीटर से नहीं देख सकते, बल्कि इसकी क्या है, मल्टीफेसिड है ना। ये देखेंगे, an important aspect of Giddens structuration theory that gives dynamism to modernity is, ये हमारा क्या हो जाएगा, टाइम एंड स्पेस डिस्टेंशिएशन। ठीक है, इसमें देखेंगे, अब ये है हमारा एलिमेंट। 11th में क्या है, चलिए, ये जो है हाइबरमास है, ये हमारा पब्लिक स्फीयर, ये हमको पता है। गिडन जो है हमारा स्ट्रक्चरेशन, ये पता है। ठीक है, ये हमारे फुकोल्ट हैं, ये हमारा पैनोप्टिकॉन है। ठीक है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ए का हमारा 4 हो गया, ए का 4, बी का हमारा 3 हो गया, और सी का हमारा 1 हो गया, तो डी का हमारा 2 हो गया। ठीक है, 4 3 1 2, 4 3 1 2। ठीक है, एलिमेंट का बी, ये हैबरमास भी आपको पढ़ा चुका हूँ मैं। ठीक है, और फुकोल्ट भी आपको पढ़ा चुका हूँ मैं, और गिडन भी। तो और इस सब के सब आपको मिल जाएंगे, तो आप अच्छे से रिवाइज किए होंगे, सही से पढ़े होंगे, तो आप आसानी से क्वेश्चन कर ले जाएंगे। अकॉर्डिंग टू गिडन्स, स्ट्रक्चर्स रिफर टू, अरे भाई स्ट्रक्चर रिफर टू क्या है, रूल्स एंड रिसोर्सेस, नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप, अ डिफिनेट पैटर्न, नॉर्मल एंड अरे नॉर्म्स एंड वैल्यूज। ठीक है, तो जो नॉर्म्स एंड वैल्यू जो हैं, ये हैं कि या डिफिनेट पैटर्न है, या नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप है, या रूल एंड रिसोर्सेस है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो हमारा स्ट्रक्चर है, इनका अप्रोप्रिएट हमारा रूल्स एंड रिसोर्सेस आएंगे। ठीक है, विच इज द टर्म यूज बाय द गिडेंस फॉर द कंटेम्प्रेरी क्राइसिस। कंटेम्प्रेरी क्राइसिस हमारा क्या है, इसके बारे में इन्होंने पूछा है। ठीक है, तो आप देखेंगे जो भी हमारे कंटेम्प्रेरी है क्राइसिस, वो हमारा मैन्युफैक्चर्ड अनसर्टेनिटीज है, यानी कि जो हमारा मैन्युफैक्चर्ड रिस्क है ना, वो हमारा बाय ह्यूमन बीइंग। ठीक है, मैन मेड, तो हमारा वो हमारा अनसर्टेनिटीज है, वो हमारा मैन्युफैक्चर्ड है, ये करेंगे आप। इन हिज थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन, गिडेंस फोकस ऑन, किस पे हमारा फोकस किया इन्होंने, और ये हमारा ड्युअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर का ड्युअलिटी है, उस पर इन्होंने फोकस किया। 15 15 हम देखेंगे क्या है, इस बुक को इससे मिलाना है। ओके, द कंस्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, कंस्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी हमारे कहाँ जाएंगे, एंथनी गिडन 4। ठीक है, तो ए का जो 4 होगा वो सही होगा, तो ए का 4 यहाँ भी है, और ए का 4 यहाँ भी है। ठीक है, देखिए, द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक स्फीयर, है ना, तो जो पब्लिक स्फीयर है, तो हमारा चला जाएगा 3 में, हेबरमास में, तो बी का 3, तो बी का 3 ये होगा, है ना। जब ये 2 मिल गया तो कीजिए, फिर क्या जरूरत है सब मिलाने की। ओके, 16 देखेंगे, the structuring of social relation across time and space as a result of the interaction of pre-existing structure and individual agency can be described as। ठीक है, तो हमारा क्या कहलाएगा ये, इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरेशन। ठीक है, ये होगा हमारा। who made the following statement, ग्लोबलाइजेशन एज ए कॉम्प्लेक्स मल्टी डायमेंशन, ये जो ग्लोबलाइजेशन को कॉम्प्लेक्स जिन्होंने बोला है, वो हमारा कौन है, एंथनी गिडन्स। इन एंथनी गिडन्स थियरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन, प्राइमेसी इज ग्रांटेड टू, ये पहले भी कर चुके हैं हम लोग। ओके, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अब देखेंगे 19th, हु इज एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट रिफ्लेक्सिव मॉडर्नाइजेशन, जो हमारा आत्मचिंतन रिफ्लेक्सिव मॉडर्नाइजेशन के बारे में बात करेंगे, वो हमारे कौन हो जाएंगे, एंथनी गिडन्स। ठीक है, मैच करना है लिस्ट। देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी हमारे कहाँ जाएंगे, एंथनी गिडन्स। ठीक है, उसके बाद हमारा ये डी का 2, डी का 2 कहाँ कहाँ है, डी का 2 यहीं तो आ रहा है, डी का 2 यहीं, 20 का 1 सिंपल, और कुछ नहीं करना, जो मिला मिला के बस सॉल्व करते रहिए। ठीक है, who talk about structuration as the structuring of the social relations across time and space, ये हमारा एंथनी गिडन्स। कंसेप्ट ऑफ रनवे वर्ल्ड, जो हमारा रनवे वर्ल्ड है, इज इशूड बाय, कौन यूज किया था, यूज्ड बाय एंथनी गिडन, रनवे किसमें, हमारा मॉडर्निटी में। हु गेव द कंसेप्ट ऑफ प्लास्टिक सेक्सुअलिटी, जो हमारा प्लास्टिक सेक्सुअलिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एंथनी गिडन ने मॉडर्निटी में एक्सप्लेन किया है, गिडन्स। हु अमंग द फॉलोइंग हैज डिवाइडेड ग्लोबलाइजेशन इनटू 2 camps
द ऑप्टिमिस्ट एंड पेसिमिस्ट, एंथनी गिडन्स। ठीक है, अब जीएच मीड, गॉफमैन, मिशेल फुकोल्ट और गिडन्स। ठीक है, तो इसमें देखेंगे आप जो स्ट्रक्चरेशन है वो हमारा गिडन साहब हो गए। ठीक है, उसके बाद हमारा ये हमारा डी का वन पहले लीजिए ना, डी का वन, ये हमारा होगा नहीं, ये हमारा होगा नहीं, डी का वन ये है और ये है। ओके, ठीक है। उसके बाद देखें, देखिए जो हमारा गवर्नमेंटालिटी है ना, ये हमारा ये होल्ड। ठीक है, इसके बाद हमारा सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म एंड टोटल इंस्टीट्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। तो आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेंगे। आपको मैं बताया था कि जो हमारा जीएच मिड है, ये मिड साहब हमारा सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म पे जाते हैं, और जो गवर्नमेंट मैन है ये खुद में इंस्टीट्यूशन है, टोटल इंस्टीट्यूशन। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि 3 4, ठीक है, 3 4 2 1, 3 4 2 1, ये बी। ठीक, हु रोट द बुक द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेसी, अरे यार ये हमारा एंथनी गिडन ही होंगे। एंथनी गिडेंस हैज टॉक अबाउट क्या, न्यूट्रल स्पेस कभी नहीं, टाइम स्पेस सिंपल। डिसबैंडिंग किसका है, ये हमारा एंथनी गिडन का है। ठीक है, ओके, तो हमारा ए का टू, तो ए का टू कहाँ है, यहाँ पे, सिंपल, कुछ नहीं करना। ये सब देखेंगे ना, एक्चुअली आप जो मेन थिंकर्स है उनको आप पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन आपके मैच अच्छा से कर पाएंगे। हर थिंकर्स को आप नहीं पढ़ सकते, और पढ़ भी लेंगे तो याद नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, तो जो मेन मेन थिंकर्स है जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ, आप बढ़िया से उनको याद कीजिए, पढ़िए, और जो उनके कंसेप्ट है समझते हुए, जो उनके बुक्स हैं उसको लर्न कीजिए, तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। अरेंज द वर्क्स ऑफ एंथनी गिडेंस इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, चलिए इसको अरेंज करते हैं। द थर्ड वे, द रिन्यूअल ऑफ सोशल डेमोक्रेसी, ग्लोबल थर्ड वे इतना, कंस्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेसी, लव सेक्सुअलिटी इतना। ठीक है, कैसे होगा, सबसे पहले कंस्टिट्यूशन ऑफ हमारा सोसाइटी आ गया। ठीक है, इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेसी आएगा, यानी कि सी आएगा, फिर डी, उसके बाद द ग्लोबल थर्ड वे डिबेट, ये तो थर्ड थर्ड वे डिबेट लास्ट में, द थर्ड वे आएंगे, थर्ड वे के बाद ग्लोबल आएगा, थर्ड वे के बाद ग्लोबल, ए बी, यानी कि ये होगा। ठीक, विच आर द फॉलोइंग बेसिक इंस्टीट्यूशंस वाज नॉट डिस्कस्ड बाय द एंथनी गिडेंस इन द, जो हमारे मॉडर्निटी को डिफाइन करने के लिए कौन सा इन्होंने यूज नहीं किया। ओके, तो इसमें क्या यूज नहीं किया इन्होंने, जो कैपिटलिज्म यूज किया इन्होंने, इंडस्ट्रियलिज्म इन्होंने यूज किया, मिलिट्री पावर, एजुकेशन, एजुकेशन के मामले में इन्होंने यूज नहीं किया। Who among the following argues on duality of the structure, Anthony Giddens? What is the correct chronological sequence of the following book of Anthony Giddens? ठीक है, तो आपको पता होगा, जो आपको पढ़ाया हूं मैं, ये आपका ये आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा इसको, क्योंकि रनवे वर्ल्ड ना लास्ट में आया था हमारा, तो डी हम यहाँ से करेंगे। और सबसे पहले हमारा क्या आया था, कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थियरी, तो ये हमारा पी, तो ये मैच कर रहा था। आगे देखेंगे, एंथनी गिडन, इनकी बुक कौन सी है, पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, रिपोर्ट ऑफ नॉलेज, द मिरर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्न, यस, ये हमारे हैं, है ना, यानी कि सी का 3, सी का 2 सॉरी, तो सी का 2 कहाँ है, देखिए सी का 2 ये है, ये और क्या नहीं है, सी मारिए। हु हैज गिवन द कंसेप्ट ऑफ टाइम स्पेस डिस्टेंशिएशन, ये टाइम स्पेस ये कौन दिए थे आप, एंथनी गिडन ने। ठीक है, फिर आप देखेंगे, अरेंज द फॉलोइंग सोशियोलॉजिकल वर्क ऑन मॉडर्निटी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर पब्लिकेशन। ठीक है, अब एंथनी गिडन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, इसको आप छोड़ सकते हैं। देखिए, न्यू रूल्स बुक है, न्यू रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, ये न्यू बुक्स किसका, एंथनी गिडन्स का है। ठीक है, फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड, ठीक है, एथनोमेरोलॉजी, द आइडिया ऑफ द सोशल साइंस, बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इसको किए हैं, है ना। ए का 2 हो गया हमारा, तो ए का 2 कहाँ कहाँ है, ए का 2 ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, यही है। ठीक है, उसे मुझे पता था कि जो हमारा फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड है वो हमारा अल्फ्रेड शुट्ज का है। ठीक है, और जो हमारी इथनो मेथोडोलॉजी है वो हमारा गार्फिंकल का है। ठीक है, और द आइडिया ऑफ सोशल साइंस ये हमारा इनका है। तो ये तो मुझे पता नहीं इनके बारे में, लेकिन ये मुझे पता है, तो ये हमारा पढ़े मिला था। ठीक है, 37, social science having as its main focus the study of the social institution brought into being by the industrial transformation of the past 2 or 3 centuries, historical, anthropological and critical sensitivity, who has explained this, इन्होंने किसने समझाया, ठीक है, ये समझाया एंथनी गिडन ने। Anthony Giddens developed the theoretical perspective on the change occurring in the present day world on the basis of, देखिए जो हमारा प्रेजेंट डे
वर्ल्ड है ना, तो इसके कंटेस्ट में जो इन्होंने समझाया है उसमें क्या क्या है। एक हमारा रनवे वर्ल्ड है, ठीक है, बिल्कुल है, ये रनवे वर्ल्ड होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा सोशल रिफ्लेक्सिबिलिटी भी है, ठीक, ये हमारा कस्टमरी लॉ, गिडन्स कहीं बात नहीं की है, कहीं नहीं देखे हैं। पोस्ट मॉडर्न कंडीशन कहीं बात नहीं की है। डेथ ऑफ मेटरनिटी ये कहीं बात नहीं की है, तो क्या हो जाएगा, सी का। 39, the concept central to the new economic sociology according to Anthony Giddens that enables sociologists to reformulate economic issue in the sociological term is, ये हमारा क्या होगा। आप देख रहे हैं जो जो आपको पढ़ाया वो याद कीजिए। तो कहीं हमारा इम्बेडेड, जो हमारा इम्बेडिंग जो आया था, है ना, ये है विस्थापना वाली चीजें, तो यानी कि ऐसे ही होगी। 40वां देखेंगे, which theory suggests that the structure and action are necessarily related to each other and are not opposite। ठीक है, इसमें देखेंगे तो क्या हो जाएगा ये, यानी कि एक दूसरे से रिलेटेड है लेकिन वो अपोजिट नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा वो, ये हमारा हो जाएगा स्ट्रक्चरेशन, है ना। ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म नहीं होगा भाई, और जो हमारा स्ट्रक्चरेशन ही होगा, इज्म भी नहीं होगा, इज्म नहीं होगा। 41, ह्यूमन सेक्सुअलिटी फ्रीड फ्रॉम द नीड ऑफ द रिप्रोडक्शन, फ्रीड फ्रॉम द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन टू प्लास्टिक सेक्सुअलिटी। इनमें देखिए द कंसिक्वेंसेस ऑफ द मॉडर्निटी, ये सीधे आ जाएंगे एंथनी गिडन। ठीक है, तो ए का, अरे बी का वन, बी का वन कहाँ कहाँ है, बी का वन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, ये नहीं होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। बी का वन हो गया, नहीं नहीं, द, हाँ, द सोशोलॉजिकल ट्रेडिशन, ये सोशोलॉजिकल ट्रेडिशन हमारा कहाँ जाता है ये। और लिटिल कम्युनिटी, ये जो लिटिल कम्युनिटी के बारे में बात हो रही है ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारा जाएगा डी, ये कंफर्म है। लिटिल लिटिल कम्युनिटी रॉबर्ट रॉबर्ट रेडफील्ड का है। तो डी का टू कहीं आया, डी का टू एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है। ठीक है, एक यहाँ भी, यहाँ भी है, ये भी नहीं होगा। अच्छा, बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया यार। तो कल्चरल ये हमारा, ये बचेगा, ये सोशल ट्रेडिशन, ये यानी कि ये होगा। 43 है ना, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद एंथनी गिडन्स थियरी ऑफ मॉडर्निटी, जो हमारा थियरी ऑफ मॉडर्निटी है उसमें से कौन, इसमें से कौन जो है वो रिलेटेड नहीं है। डिस्टेंशिएशन, ये बिल्कुल है। कोलोनाइजेशन ऑफ द लाइफ वर्ल्ड, ये तो हम पढ़े नहीं है, ये तो नहीं हो सकता। डिसएम्बेडिंग, ये हमारा है, रिफ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि ये 43 का बी, है ना। तो बस इतना ही। अब तक जो है आपने जो एमसीक्यू था, है ना, पीवाई की एमसीक्यू जो यूजी नेट द्वारा पूछे गए उसको आपने देखा, है ना, उसको देखा आपने। उसके बाद अपने वन लाइनर नोट्स जो हैं उसको देखा आपने। फिर मेजर वर्क्स, इसके बाद हमने प्लास्टिक सेक्सुअलिटी, मैन्युफैक्चर्ड रिस्क, है ना, प्लास्टिक मैन्युफैक्चर्ड रिस्क, रिफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मॉडर्निटी, हमारा डिसएम्बेडिंग मैकेनिज्म, रनवे वर्ल्ड। ठीक है, फिर हमारा जो कंसेप्ट था थियरी ऑफ मॉडर्निटी उसको देख लिए हम लोग, समझ लिए ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, टाइम स्पेस डिस्टेंशिएशंस क्या होते हैं, है ना, थियरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन क्या है। उसके बाद जो इनका इंट्रोडक्शन है कि हमारा एंथनी गिडन क्या है। एंथनी गिडन वॉज ए ब्रिटिश सोशोलॉजिस्ट known for his attempt to bridge classical sociology and the modern social theory. He is best known for the structuration theory, modernity, reflexivity and globalization। इस तरीके से आप इसको देखेंगे, है ना। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सोशोलॉजिकल वीडियो के लिए आप मेरे चैनल पे कंटिन्यू बने रहें। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, जो जिससे आपके आने वाले एग्जाम में आप अच्छे से स्कोर कर सकें। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।